हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो पढ़ाई करने के लिए सुभाशीष, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो अंत में भी मैं आपको सुभाशीष जरूर दूंगी, ऐसा नहीं है। तो देखिए बच्चों, आज हमारी जो ये क्लास है बहुत ही छोटी सी क्लास है। छोटी सी इसलिए कहूँगी कि ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं कोई MCQs नहीं लेकर आई हूँ, मैं यहाँ कोई साहित्यिक परिचय नहीं लेकर आई हूँ, या कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेकर आई हूँ। मैं तो वो लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। अब ये नहीं कहूँगी कि यही आएगा, लेकिन इनमें से ही आएगा, ठीक है, इनमें से भी आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपके गद्यांश में बहुत सारे चैप्टर दे दिए, अब आप कहोगे कि भाई आप ये पढ़ने लग गए कि मैम कौन कौन से चैप्टर करें जिसमें से गद्यांश में से हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, तो कौन कौन से, तो वो चैप्टर हम लेकर आए हैं पूरे के पूरे। अब आप ये भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप डाउट्स ग्रुप में बच्चों भेज दो कि मैम कौन सी व्याख्या आ जाएगी कौन सा गद्यांश आ जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपका गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, उसके बाद कहानी क्या आएगी। जैसे साहित्यिक परिचय आया है तो वो आपको कैसे लिखना है, वो आपके नंबर जो है वो पक्के हो गए हैं, क्योंकि हमने साहित्यिक परिचय भी बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। कई बच्चों के जो डाउट्स है कि जीवन परिचय लिखना होता है या नहीं लिखना होता है, तो आपने देखा ना, जीवन परिचय तो लिखना होता है, और ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिटेल देनी है उसमें, ज़्यादा नहीं। हो सके तो आप एक बॉक्स बनाकर दे दीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल दे दीजिए, ऐसे साहित्यिक परिचय लिखना है। उसके बाद आता है आपका खंड काव्य, 5 नंबर का आता है। एक बच्चे को एक ही खंड काव्य पढ़ना, और एक खंड काव्य के अंदर 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। सबसे पहला तो आपका जो पात्र है, यानी नायक नायिका जो भी, उसका चरित्र चित्रण करना है। उसके बाद आपका विशेषता हो जाएगा और उद्देश्य हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही खंड काव्य से आपको पूरा करना है, और आपकी पूरी स्टोरी रेडी होनी चाहिए। उसके बाद आपका संस्कृत भाग आता है। संस्कृत भाग के अंतर्गत भी देखिए, एक तो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आएगी, यानी अनुवाद आएगा, एक श्लोक का आएगा। तो कौन कौन से चैप्टर में से गद्यांश आएगा और कौन कौन से चैप्टर में से श्लोक आएगा, ये भी मैंने आपको बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आएगा आपका यहाँ पर व्याकरण आएगी। व्याकरण में देखिए, अगर उपसर्ग आता है तो हिंदी संस्कृत दोनों में आएगा, प्रत्यय आता है तो हिंदी संस्कृत दोनों में आएगा, विभक्ति आएगी, धातु आएंगे, वाक्य संशोधन आएंगे, शब्द संशोधन आएगा, वाक्य शुद्धि आ जाएगी, शब्द शुद्धि आ जाएगी, वचन आएंगे, लिंग आएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। और काव्य सौंदर्य के अंदर आपका अलंकार, छंद, रस, शब्द शक्ति और शब्द गुण, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और पत्र की बात करें तो पत्र आपका 5 नंबर का जो भी है वो तैयार, 8 नंबर का पत्र तैयार हो चुका है, क्योंकि वो हमारी क्लास पहले ही ले ली और बच्चों ने मुझे लिख लिख कर भेजा था, मैम ऐसे लिखते वैसे लिखते, जो भी फॉर्मेट था मैंने आपको बता दिया। अगला बिंदु आता है बच्चों आपका निबंध। अब निबंध कैसे लिखते हैं, ये तो बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से आ गया, क्योंकि जिस तरह से डाउट ग्रुप में मेरे पास साहित्यिक परिचय और निबंध आता है या पत्र आता है, उससे मुझे पता है कि जो रचनात्मक कार्य उनमें आपके फुल मार्क्स में से कोई भी 1 नंबर काटने वाला नहीं है। तो ये क्लास हमारी इसी तरह की है। कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा इसमें, कोई MCQs नहीं है, कोई लघुतरात्मक नहीं है, कोई अति लघुतरात्मक नहीं है, कोई निबंधात्मक नहीं है, कुछ नहीं है। मुख्य बिंदु है कौन कौन सी चीजें आपको पढ़कर जानी है और कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, बस, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास, जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी हिंदी के। तो बच्चों देखिए, आज हम यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी वाले बच्चों के लिए मुख्य बिंदु लेकर आए हैं, और मुख्य बिंदु ये है कि आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से गद्यांश आ सकता है, कौन कौन से चैप्टर से पद्यांश आ सकता है, या फिर कौन कौन सी कहानी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 कहानी है, 4 में से आपकी कौन सी कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाग का जो है आपका संस्कृत दिग्दर्शिका है, उसमें कौन से चैप्टर से आपका हिंदी अनुवाद आ सकता है जो गद्यांश का है, या संस्कृत पद्यांश कौन से है जिनमें से हिंदी अनुवाद आ सकता है। तो थोड़ी थोड़ी ये जो चीजें हैं, मुख्य बिंदु है, ये हम आज थोड़ी छोटी सी क्लास में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे मुख्य बिंदु। क्या लिखेंगे? मुख्य बिंदु, ठीक है। अब मुख्य बिंदु कौन कौन से, देखिए आपके एग्जाम में सबसे पहले जो आने वाला है वो है आपका एक गद्यांश, ठीक है। गद्यांश यानी गद्यांश में से आपकी क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसमें से जो आपको छांट कर लिखने हैं, या फिर उसका शीर्षक पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको पूछ लिया है उसमें से कोई भाव, कुछ रेखांकित पंक्तियां दे दी है और उन पंक्तियों का अर्थ पूछ लिया गया है, तो ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो मैं कहूंगी, देखिए ये नहीं कहूंगी कि यही आएंगे, लेकिन इनमें से आ सकते हैं, यही आएंगे ये नहीं कहूंगी मैं आपको, लेकिन ये कहूंगी कि ये इनमें से पक्का आ सकते हैं। तो एक तो देखिए कौन सा है,
राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप जो लिखा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए क्या बताना चाहूंगी इसमें, आप इस राष्ट्र के स्वरूप को लेकर सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया। दूसरी बात ये कि राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध दिया गया है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, ठीक है। इसमें राष्ट्र के स्वरूप में जो मूल प्रसंग होता है कि मूल भाव है वो क्या है, ये चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद आप इसकी व्याख्या कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको मूल भाव पता चल गया तो आप इसका भावार्थ लिख सकते हो। प्रसंग भी लिखना होगा, अगर आप व्याख्या कर रहे हो तो हो सकता है लिख ले कि भाई रेखांकित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्रसंग आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वासुदेव शरण अग्रवाल जी के निबंध राष्ट्र के स्वरूप से संकलित की गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे लेखक का नाम भी आ गया और हमारे पाठ का नाम भी आ गया। और फिर आपको क्या करना है, इसमें भाव बताना है कि इसमें राष्ट्र भूमि के बारे में बताया है, माता भूमि भारत भूमि के लिए बताया है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए लेखक ने यहाँ पर पूरी तो अच्छी तरह से यहाँ पर स्पष्ट किया है। उसके बाद आप रेखांकित पंक्तियों का कि अनुवाद कर दिए, अनुवाद क्या व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। अपने शब्दों में कुछ नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पद्य भाषा का, पद्य भाग का या किसी कविता का तो भावार्थ लिखा जा सकता है, व्याख्या की जा सकती है, लेकिन गद्य का कैसे लिखे। तो देखिए बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपने जो गद्य की लाइन पढ़ी है उसको समझाना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझा के लिखना है, वो भी अच्छे शब्दों में। तो एक ये हो गया है। दूसरा जो मैं कहूंगी वो है हमारा अशोक के फूल। कौन सा है? अशोक के फूल। और जो लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। ये आपको याद करना है, मतलब इन दोनों में से एक गद्यांश पक्का आ सकता है। दो गद्यांश आएंगे, दोनों में से एक गद्यांश, इन दोनों में के अंदर से एक गद्यांश पक्का आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे गद्यांश की बात। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी सेम प्रोसेस है जैसे राष्ट्र के स्वरूप में बताया कि आपको कैसे आपको प्रसंग लिखना है, कैसे आपका किस निबंध संग्रह से लिया गया है। इस अशोक के फूल के उपलक्ष्य में यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। तो ये तो हो गए हमारी किसकी बात? गद्यांश की बात आ गई है। अब बच्चों दूसरी जो आती है हमारी क्या आती है? पद्यांश। क्योंकि एक तो आपका गद्यांश आता है, दो आते हैं, दो में से एक करना होता है। तो एक ना एक दोनों में, इन दोनों चैप्टर में से एक ना एक तो पक्का आ जाएगा, इतना तो मैं बताती हूँ। लेकिन ये फिर भी मैं कहूँगी कि जरूरी नहीं है इनमें से ही आए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। आगे देखिए, पहला आता है हमारा यहाँ पर पवन द्युतिका। पवन द्युतिका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पद्य भाग में लिखा गया है, और ये लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? हरियोध जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक तो ये आ गया है। दूसरा जो पद्यांश आ सकता है वो है हमारा श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु का जो संवाद है, और वो किसके उपलक्ष्य में लिखा गया है? कामायनी से लिया गया है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। और किसने लिखा है ये? जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो दो तो ये हो गए। एक और है, क्योंकि एक कवित्री और है जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उनका गीत बहुत ही स्पेशल है, और गीत लिखा है हमारा यहाँ पर महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने, ठीक है। तो दो चीज हो गई आपकी। ऐसे ही जैसे आपको मैंने यहाँ पर गद्यांश में बताया, सेम बात मैं आपको यहाँ बताऊंगी पद्यांश में भी, कि जैसे पवन द्युतिका आती है, तो पवन द्युतिका में राधा क्या बोलती है भाई, कि राधा पवन से कहती है कि जाओ और जहाँ मेरे श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं वहाँ की धूली को लेकर आओ, वहाँ उनकी सुगंध को लेकर आओ, उनकी मदद करो, उनको एहसास दिलाओ, उनको संकेत दो कि मैंने तुम्हें भेजा है, तुम मेरा संदेश लेकर आई हो, और तुम्हारी एक जो प्रेयसी है वो
विरह वेदना में जल रही है। तो पवन दूतिका के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को संदेश भेजने का प्रयत्न करती है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जिस तरीके से ये पवन दूतिका की जो रचना करी है, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की रचना है। तो प्रसंग तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओत जी के द्वारा रचित पवन दूतिका पाठ से या पवन दूतिका पद से संकलित की गई है। ठीक है, उसके बाद में बताना है कि यहाँ पर जो राधा है वो अपने प्रेमी अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी को संदेश भेजती है पवन के माध्यम से। ठीक है, ये बताना। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पवन दूतिका लिखा किसके द्वारा गया है, या फिर आपको हरिओत जी की बात पता चल गई है, पवन के बारे में पता चल गया है, तो शीर्षक क्या था। तो शीर्षक पूछते हैं तो शीर्षक आपको अपने चैप्टर का नाम ही लिखना है। ठीक है ना। दूसरा, श्रद्धा मनु संवाद जो दिया गया है वो कामायनी से लिया गया है। अगर आप प्रसंग लिखते हैं तो कामायनी से उद्धृत श्रद्धा मनु संवाद को संकलित किया गया है और पद्य शैली में संकलित किया गया है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। उसके बाद आता है गीत। गीत में महादेवी वर्मा की विरह वेदना को बताया है और ये जो विरह वेदना है लौकिक से अलौकिक को प्रकट करती है, रहस्य को प्रकट करती है, छायावाद को प्रकट करती है। तो यहाँ पर गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया बच्चों कि गद्यांश में आपको ये दो तो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इनकी व्याख्या भी तैयार कर लीजिए और पद्यांश में इन तीन चीजों को तैयार कर लीजिए। एक तो पवन दूतिका है, दूसरा श्रद्धा मनु संवाद है और तीसरा गीत है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगली चीज क्या आती है। अब देखिए बच्चों, अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है हमारे साहित्यिक परिचय। क्या है? साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि कैसे लिखना है, हमारी वो क्लास हो चुकी है और साहित्यिक परिचय में आपने देख लिया है कि किस तरह से हमको कितना कितना लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि डाउट्स ग्रुप में बच्चे मुझे भर भर के लिख रहे हैं। क्या अगर आप अपने मन से लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप इतना लिख रहे हो और जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। आपको 80 शब्द का पूछा है, 60 शब्द का पूछा है, 50 शब्द का पूछा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। आपको याद है, ज़्यादा याद है तो ज़्यादा नहीं लिखना है, समय सीमा को या शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसके मार्क्स कट जाते हैं अगर आपको शब्द सीमा ध्यान में नहीं है। तो साहित्यिक परिचय बच्चों यहाँ पर आपके दो तरीके का आएगा। एक तो आएगा आपका लेखक, ठीक है, और दूसरे जो आएंगे वो आएंगे आपके कवि। ठीक है, लेखक में आपके देख लीजिए कौन कौन से आ सकते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आ सकता है। अब कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय लिखे क्या। तो देखियो मैं आपको बताना चाहूंगी कि साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। तो किसी भी कवि या किसी भी लेखक के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हो तो उसके बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा तो जीवन, उनके जीवन का ब्यौरा तो दोगे, ज़्यादा नहीं लिखना है। आप एक टेबल फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने एक टेबल बनाई, यहाँ पे नाम हो गया है, यहाँ पर जन्म हो गया है, यहाँ पे मृत्यु हो गई, यहाँ शिक्षा हो गई है, यहाँ उनकी रचनाएं हो गई, ये लिख लिया। उसके बाद में आपका क्या आता है भाई, पूरा साहित्यिक परिचय आ गया। अगर लेखक है तो केवल और केवल साहित्यिक परिचय आएगा, सम्मान आ जाएंगे। उसके बाद अगर कवि है तो साहित्य में स्थान भी आता है। ठीक है, अगर कवि है तो साहित्य में स्थान उनका क्या है, या किसी किसी का कला पक्ष और भाव पक्ष क्या है, वो भी आपको बताना होगा। तो अगर कवि का साहित्यिक परिचय अगर आप लिख रहे हो तो थोड़ा डिटेल में होगा, और लेखक का साहित्यिक परिचय अगर लिख रहे हो तो ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, क्योंकि भाव पक्ष, कला पक्ष, इन चीज़ों का यहाँ पर नहीं रखा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए कहा है, क्योंकि मैंने साहित्यिक परिचय आपको बता दिया है, करवा लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक भी करवा लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि भी करवा लिए। ठीक है ना। तो देखिए पहला कौन सा है यहाँ पर, हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरे हमारे आते हैं यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्या आते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नंबर 3 के और भी ऐसे तो हरिशंकर परसाई जी भी है, बहुत से है। और नंबर 3 के जो आते हैं वो यहाँ पर हम डॉक्टर जे सुंदर रेड्डी जी लिखेंगे। ठीक है, डॉक्टर जे सुंदर रेड्डी जी। अब देखिए क्या करना है बच्चों, आपको तीनों याद करने हैं,
क्योंकि तीनों में से एक पक्का आएंगे, क्योंकि 3 आएंगे आपके, 3 में से इन तीनों में एक आ सकता है। तो ये तीनों आपको याद करने हैं। वैसे तो मैंने आपको जो लिखवाया है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करने हैं, मैंने 4 लिखवा है। तो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको। APJ अब्दुल कलाम भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते हो, और कई बच्चों को तो याद भी होंगे क्योंकि हमारे अभी के ज़्यादा पुराने नहीं है, वो राष्ट्रपति नहीं है, अभी गुजरे हैं, 2015 में उनकी डेथ हुई है। तो उससे पहले हो सकता है उनकी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो हो सकता है आपको याद हो, GK के नॉलेज से भी आपको याद हो। तो इन तीनों को आपको लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। इन तीनों में से एक पक्का आएंगे और 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, 3 में से एक, 3 लेखक आएंगे, उनमें से एक आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर कवि की बात आती है। कवि की बात आती है तो कवि में भी देखिए आपको क्या करना है। पहला नंबर के जो आएंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी आएंगे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। और एक देखिए यहाँ पर ये श्रद्धा मनु संवाद से लिए गए हैं। एक हमारी उत्साह नमक मतलब बादल राग जो कविता है वो ली गई है, उत्साह कविता ली गई है, उसमें बादलों का आह्वान किया गया है। और बादलों का आह्वान बच्चों किन्होंने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने करा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और एक हम लिख लेते हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा जी, ठीक है, महादेवी वर्मा जी। अब देखिए एक चीज बताऊंगी मैं आपको कि तीनों ही छायावाद के कवि हैं और छायावाद में से एक छायावादी कवि जरूर आएंगे। तो या तो आप जयशंकर प्रसाद जी तीनों को कर लीजिए, तीनों में से एक भी कोई आता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो अटेंड हो जाएगा। आप इन तीनों को कर लीजिए, इन तीनों में से एक पक्का आएंगे, इन तीनों को कर लीजिए, इन तीनों में से पक्का एक आएगा, ठीक है। तो यह आपके साहित्यिक परिचय हो गए। साहित्यिक परिचय में लेखक भी हो गए हैं, कवि भी हो गए हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ। कई बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सारे कैसे याद करें, तो 3 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप सोच रहे हो पर्टिकुलर एक ही याद करके जाए, तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि फिर तो आपको एक ही पढ़ाया जाएगा। क्यों पूरी बुक पढ़ाते हैं, क्यों पूरे सारे चैप्टर पढ़ाते हैं, क्यों इतने सारे साहित्यिक परिचय दे दिए होते हैं। तो 3 तो आपको याद करने पड़ेंगे, 3 लेखक याद करने पड़ेंगे और 3 आपको कवि याद करने पड़ेंगे। तो हो गए हमारे गद्यांश हो गया है, हमारा पद्यांश हो गया है, हमारे साहित्यिक परिचय हो गए, ठीक है। अब आते बच्चों हम यहाँ हमारे तीसरे बिंदु की तरफ, जिसका नाम है कहानी। अब हमारे यहाँ पर 4 कहानियां हैं। 4 में से देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, पहली कहानी बोलूंगी मैं आपको पंचलाइट, ठीक है, ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई कहानी है ये, क्या है? पंचलाइट। और दूसरी जो कहानी मैं आपको कहूंगी बहादुर, ठीक है। पहली कहानी पंचलाइट और बहादुर, इन दोनों का देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले कहानी का उद्देश्य आपको क्या याद करना है, कहानी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कहानी का सारांश, ठीक है, कहानी का सारांश या फिर कथानक या फिर कथा वस्तु। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कथानक पूछा है, कथा वस्तु पूछी है या सारांश पूछा है तो आपको एक ही आंसर देना है, भाव, इसका पूरा का पूरा भाव बताना है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहानी का उद्देश्य क्या है। आपसे पूछ लिया पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है, या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, या फिर पूछ लिया बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है, या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। दोनों में से आपको दोनों जो कहानियां हैं उनकी उद्देश्य भी याद करना है, उद्देश्य भी बताना है। उद्देश्य या फिर आप विशेषताएं भी लिख सकते हो। अगर आप इनको बिंदुओं में लिखोगे ना तो बहुत ही अच्छी बात है, बिंदुओं में लिखिएगा, बिंदुओं में लिखना है, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसी तरह से ये जो कहानी का सारांश या कथानक दिया है ये भी आप पॉइंट में लिखिए, बिंदुओं में लिखिए, उसमें मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। तो ये कहानी आपको करनी है, पंचलाइट और बहादुर कहानी आपको करनी है। अब देखिए बच्चों, दूसरा अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है खंड काव्य। कौन सा आता है? खंड काव्य। आपके 6 खंड काव्य है और 6 खंड काव्यों को मैंने आपको बताया था कि जैसे आलोक व्रत खंड काव्य है, या रश्मि रथी खंड काव्य है, या सत्य की जीत खंड काव्य है, ठीक है, या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है। जितने भी खंड काव्य है सारे के सारे खंड काव्य जिले के अनुसार बटे हुए हैं।
तो सबसे पहले तो आपको लेना है और एक ही खंड काव्य पढ़ना है। और प्रत्येक बच्चे को खंड काव्य का सबसे पहले क्या लेना है, देख लीजिए। सबसे पहले आपको खंड काव्य का सारांश लेना है, ठीक है। क्या लिखना है, सारांश। अब सारांश कई बार होता है कि अंक का, भाई पूछ लिया है कि सर्ग का, तृतीय सर्ग में क्या है, तृतीय सर्ग की कथा का वर्णन कीजिए, तो कथा का वर्णन करना भी सारांश के अंतर्गत आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर उसमें 5 सर्ग है, 6 सर्ग है, 4 सर्ग है, या 5 अंक है, 6 अंक है, या 2 अध्याय है, 5 अध्याय है, जो भी है, ठीक है। 7 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि खंड काव्य की एक लिमिट होती है कि 7 से ज़्यादा सर्ग इसमें नहीं होते हैं, और 7 से ज़्यादा अगर हो गया तो वो महाकाव्य की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके खंड काव्य है तो अगर 5 सर्ग लिए है तो पांचों की कथा आपको याद होनी चाहिए कि तीसरे में क्या दिया है, पांचवें में क्या दिया है, चौथे में क्या दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। तो सारांश आएगा, सारांश आपका सर्ग के अनुसार भी आ सकता है, सर्ग के अनुसार, या फिर पूरा, ठीक है, पूरी कथा, या तो सर्ग के अनुसार आएगा या फिर पूरी कथा के अनुसार आ जाएगा। दूसरा जो प्रश्न आएगा आपका, ठीक है, खंड काव्य में 2 प्रश्न आएंगे, हर खंड काव्य के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक करना है। एक तो आपका सारांश आएगा या फिर उद्देश्य आ सकता है, ठीक है। देखिए, या फिर उद्देश्य आएगा, खंड काव्य का उद्देश्य आ जाएगा, उद्देश्य के साथ में आपकी विशेषता है, जैसे विशेषता, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे, लेकिन 3 बिंदुओं के आधार पर आएंगे, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बच्चों पात्र चरित्र चित्रण, ये इंपॉर्टेंट है और ये पक्का आएगा। और ये जो प्रश्न है ये पक्का आएगा, क्योंकि सारांश और उद्देश्य तो हो सकता है कभी सारांश से दिया और कभी उद्देश्य नहीं दिया हो या विशेषताएं नहीं दी हो, लेकिन जो पात्र चरित्र चित्रण है, यानी कि कोई भी खंड काव्य और किसी भी खंड काव्य का कोई पात्र है, जैसे मुक्ति यज्ञ के कौन है, महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण पूछ लेंगे। श्रवण कुमार के कौन है, यहाँ पर श्रवण कुमार स्वयं थे और राजा दशरथ थे, तो राजा दशरथ का चरित्र चित्रण भी पूछ सकते हैं और श्रवण कुमार का भी पूछ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपसे नाम ही लिया जाए कि भाई मुक्ति यज्ञ में या फिर सत्य की जीत में द्रौपदी का चरित्र चित्रण पूछ लिया, या फिर अर्जुन का पूछ लिया, या फिर दुर्योधन का पूछ लिया, या दुशासन का पूछ लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि नायिका का चरित्र चित्रण बोलिए, या फिर प्रधान नायक का, या प्रधान पात्र का। अब ये हमें पता लगाना है कि हमारे खंड काव्य का प्रधान पात्र कौन था, प्रधान नायक कौन था, प्रधान नायिका कौन थी, या कोई जैसे हम बोलते को एक्टर बोलते, इस तरह से कोई सहनायक है वो कौन था। तो अगर कोई मुख्य पात्र है तो मुख्य पात्र के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे खंड काव्य पढ़ने, नहीं, एक बच्चे को एक ही खंड काव्य पढ़ना है और उस खंड काव्य के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरह से, कि मुक्ति यज्ञ में क्या बताया है, आलोक व्रत में क्या बताया है, सत्य की जीत में क्या बताया है, रश्मि रथी में क्या बताया है, श्रवण कुमार में क्या बताया है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो खंड काव्य में इस तरह के प्रश्न आएंगे। और चरित्र चित्रण को मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देती हूं, हर बच्चा पात्र चरित्र चित्रण जरूर करके जाएंगे। और चरित्र चित्रण आपको कैसे करने, जैसे मैंने आपको करवाया है, बिंदुओं में करवाया है, पॉइंट में। पहले आपको पॉइंट लिखने हैं, उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन करना है, उसका वर्णन करना है, तो ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। और सबको बताइए कि जैसे आपने कोई पॉइंट लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करिए, इस तरह से विवरण दीजिए कि हाँ हम यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखना स्टार्ट करिए। लिखने के बाद जस्ट सेकेंड लाइन से स्टार्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लाइन छोड़नी है, उसके बाद यहाँ लिखते जाना है और चौथी लाइन से यहाँ पर स्टार्ट करना है, ताकि आपका जो पॉइंट है वो सेपरेट रह जाए, एग्जामिनर को आराम से दिख जाए, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। तो ये हो गए आपके खंड काव्य। अब सभी को पता है खंड काव्य कौन कौन से है, ठीक है। कितने खंड काव्य आपके, 6 खंड काव्य है और एक खंड काव्य एक बच्चा पढ़ेगा। तो देखिए बच्चों कौन कौन से खंड काव्य है, अब एक बार देख लेते हैं हम। देखिए लाइन से नहीं, मुझे जैसे याद है वैसे ही, आलोक व्रत, यहाँ 1 मिनट हेडिंग लिखते हैं पहले, खंड काव्य, ठीक है। पहला है हमारा आलोक व्रत, सत्य की जीत, नंबर 3 का है रश्मि रथी, नंबर 4 का है मुक्ति यज्ञ,
नंबर 5 का है त्यागपथी और नंबर 6 का है श्रवण कुमार। ठीक है, हर जिले का एक खंड काव्य है। हो सकता है ये आलोक व्रत बहुत सारे जिलों का है, तो जो भी है, मैंने स्टार्टिंग में जब खंड काव्य स्टार्ट किए थे, जब आपको बता दिया था और आपसे कहा था कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करिए। ठीक है, तो ये खंड काव्य आपको तैयार करने हैं। अब संस्कृत भाग आ जाते हैं हमारा। क्या आ जाते हैं? संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका। ठीक है, अब संस्कृत दिग्दर्शिका में सबसे पहले आपका आएगा एक संस्कृत गद्यांश। ठीक है, और संस्कृत गद्यांश में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषायाम महत्वम। ठीक है, दूसरा आता है हमारा महामना मालवीय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? गद्यांश है। गद्यांश में से आपका क्या आएगा? संस्कृत अनुवाद के लिए आएगा कि संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद। ठीक है, क्या आएगा? संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, हिंदी अनुवाद। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, दूसरा आएगा हमारा संस्कृत पदांश का हिंदी अनुवाद। और वो भी कैसे आएगा? सब प्रसंग आएगा। प्रसंग भी आपको लिखना है कि कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है। ऐसे ही जो पदांश है उनमें भी आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, संस्कृत पदांश जो है उनको क्या बोलेंगे? हम श्लोक बोलेंगे। ठीक है, श्लोक। अब श्लोक में देखिए पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, यहां से एक श्लोक पक्का आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों जातक कथा। ठीक है, जातक कथा। तीसरा इंपॉर्टेंट है भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम, बस यही है। यहां से मैंने गद्यांश कहाँ कहाँ से आ सकते हैं दोनों इंपॉर्टेंट बता दिए, और जो पदांश है आपकी सुभाषित रत्नानी है, जितने भी है उसमें से एक श्लोक पक्का आएगा बच्चों। अगर आप सुभाषित रत्नानी कर लेते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि एक श्लोक इसमें से आता है। जातक कथा और भोजस्य औदार्यम, जातक कथा फिर भी कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन भोजस्य औदार्यम भी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रसंग लिखना होगा कि ये कहाँ से लिया गया है। सुभाषित रत्नानी के जो श्लोक है वो आप देख लीजिए कितनी कितनी लाइन के हैं। जातक कथा का जो श्लोक है वो कितनी लाइन का है, भोजस्य औदार्यम के जो श्लोक है वो कितनी लाइन के और कितनी लाइन के आ सकते हैं, और इनके प्रसंग क्या लिखने हैं, इनका अनुवाद कैसे किया गया है, मैंने सारा पढ़ाया हुआ आपको। ठीक है, ये सिर्फ मैं इतना इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि यहाँ से इन चैप्टर में से आ सकता है, और ये आपकी सुविधा के लिए है कि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़ो, जल्दी से निकल जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, संस्कृत दिग्दर्शिका में भी हमारा हो गया है, संस्कृत गद्यांश हो गए हैं और संस्कृत पदांश हो गए हैं। अब देखिए बच्चों, व्याकरण में आता है। अब व्याकरण आपके देखिए संस्कृत और हिंदी दोनों मिक्स व्याकरण देखेंगे हम, हिंदी और संस्कृत, हिंदी प्लस संस्कृत। ठीक है, हिंदी और संस्कृत दोनों की ग्रामर आएगी। उसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, लिंग के आधार पर। ठीक है, दूसरा वचन, तीसरा संधि। अब आप कहोगे कि हमारी हिंदी में संधि नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि है, और जिस प्रकार से हिंदी में संधि विच्छेद होता है वैसे संस्कृत में होता है, बस नाम चेंज होते हैं उसमें। ठीक है, नंबर 4 में आप देख लेंगे विभक्ति। विभक्ति पूछ ली जाएगी, आपसे पूछ लिया, यहाँ पर आपसे पूछ लिया कोई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ।
कि रामः हस्तेन लिखति, ये वाक्य दे दिया। इस वाक्य में या नीचे अंडरलाइन दे दी, अंडरलाइन में हस्तेन बताया है तो ये बता दिया है कि प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ बताना है हाथ से लिखता है तो कौन सी विभक्ति है बच्चों, तृतीया विभक्ति है। ठीक है, कभी कभी आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा जैसे गणेशाय नमः, क्या आ जाएगा, गणेशाय नमः। ठीक है, अब यहाँ अंडरलाइन दे दी। अब आपसे पूछ लिया कि भाई गणेशाय में चतुर्थी लगी है, उन्होंने बता दिया कि चतुर्थी लगी है, इतना भी बता दिया। अब मान लीजिए नहीं बताया है और पूछ लिया है कि रेखांकित शब्द में विभक्ति बताइए, उसका कारण बताइए। तो रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति लगी है बच्चों, या चतुर्थी लगी है। ठीक है, कौन सी लगी है, चतुर्थी लगी है। अब चतुर्थी का कारण क्या है कि नमः के योग में क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको चतुर्थी लिखनी है, कॉमा लगाना है और फिर लिखना है नमः के योग में। ठीक है, योग में, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, कि चतुर्थी लगी है और नमः के योग में चतुर्थी लगी है, ये आपको कारण बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे विभक्ति को लेकर। दूसरा अगला देखिए, हमारा अगला क्या है यहाँ पर, पांचवा, धातु रूप। अब धातु रूप कैसे आएंगे बच्चों, धातु रूप आएंगे हमारे यहाँ, देखिए कि आपसे पूछ लिया है कि पठ धातु का, आपसे पूछ लिया पठ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, बहुवचन का रूप लिखिए। अब इसमें भी तीन आएंगे, इसमें भी तीन आएंगे, उसमें से एक बताना है, इसमें भी तीन आएंगे, उसमें से एक बताना है, एक एक ही बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है। तो आपको पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लेना, तो आपको पठ धातु आता होगा तब करेंगे। पठ की जगह अगर मान लो क्या हो गया है कि दृश्य हो गया है, अब दृश्य में आप क्या करोगे, पहले दृश्य को पश्य बनाओगे, फिर पश्य से आप इसका रूप परिवर्तित करोगे। तो आपको धातु के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा उपसर्ग। नंबर 6 का जो पॉइंट आता है उपसर्ग, कि कोई उपसर्ग दिए हुए हो और उपसर्ग आपके हिंदी में और संस्कृत में दोनों में होंगे। ठीक है, उपसर्ग आपके हिंदी में और संस्कृत में, क्योंकि हिंदी भी है आपके पास, संस्कृत भी है, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में होंगे, हिंदी व संस्कृत। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है और उनमें से ही हिंदी में भी आ जाते हैं। ठीक है, उप, अधि, प्रा, है ना, प्रति, ये सब उपसर्ग जो है वो हिंदी में आएंगे। और पूछ लिया है कि इन कोई एक परि शब्द बना दिया, जैसे यहाँ पर बोल दिया है कि प्रति, यहाँ बोल दिया है अधि और यहाँ बोल दिया है परा। ठीक है, इन तीन में से किसी एक शब्द को लेकर उपसर्ग बनाइए, शब्द बनाइए। तो प्रति से हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रत्येक, एक का बनाना है, दो शब्द बोले तो प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिदिन, प्रतिदिन, दो शब्द बन गए। एक शब्द को लेकर दो शब्द बनाइए या तीनों का बनाइए अलग अलग। अधि का आ गया तो अधिकार, अधिपति, ऐसे ही परा आ गया है तो पराभव, पराभव, या फिर पराक्रम। ठीक है, ऐसे शब्द बना सकते हो। अब आता है बच्चों यहाँ पर प्रत्यय। अब प्रत्यय भी बच्चों आपके हिंदी में भी अलग आएंगे और संस्कृत में भी अलग आएंगे। ठीक है, हिंदी के प्रत्यय और यहाँ पर संस्कृत के प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय कैसा होगा, या तो ई होगा या आई होगा या आलू होगा। ठीक है, और संस्कृत के होंगे जैसे कतवा आ गया, तुमून आ गया जो आपके सिलेबस में है, शत्रु आ गया, शानच आ गया जो भी आपके सिलेबस में है। उस तरह से इन संस्कृत, ये संस्कृत प्रत्यय है और ये हिंदी प्रत्यय है। तो हिंदी प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को आपको हिंदी में रखना है, संस्कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को आपको संस्कृत में रखना है। तो इनसे आपको कैसे बनाना है ये क्लास मैं ले चुकी हूँ, क्योंकि प्रत्यय की क्लास मैंने ली थी, किस तरह से आपको बनाना है, शेष क्या बचता है, ये सारी चीज़ें उसमें देखनी है आपको। ठीक है, अगला देखिए क्या आता है। अगला हमारा आता है बच्चों, नंबर कौन सा है, 7 हो गए हैं, 8 नंबर का समास आ जाएगा आपका। ठीक है, सामासिक शब्द, जो सामासिक शब्दावली है, समास विग्रह भी, या सामासिक पद बनाने के लिए
सामासिक पद बनाना या फिर समास विग्रह करना। ठीक है, या तो सामासिक पद बनाने के लिए आ सकता है या फिर समास विग्रह करने के लिए आ सकता है। तो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी है। और क्या क्या चीजें उसमें है, मतलब पहला पद अव्यय भाव में होता है, दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष में होता है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होता है, पहला पद संख्यावाची द्विगु में होता है, और जो अन्य पद प्रधान होता है बहुप्रिय होता है, पहला पद विशेषण कर्मधारय में होता है। हो गए, सबकी अलग अलग विशेषता है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन की बात तो है ही नहीं, कहीं कोई दुविधा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट रूप से झलक रही है। उसके साथ ही देखिए जो हिंदी व्याकरण में आ जाएगा आपका अर्थ भेद। ठीक है, 10 नंबर पे शब्द अशुद्धि आ जाएगा। ठीक है, शुद्धि करना। ठीक है, और 11 नंबर पे आ जाएगा आपका वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों यहाँ पर आपके रस। नंबर 13 छंद। नंबर 14 आता है हमारा अलंकार। अब रस में आपके आ गया कि करुण रस की परिभाषा दीजिए और एक उदाहरण दीजिए, या अथवा में आएगा 2 या 3, 2 आएंगे, उसमें से आपको एक करना, या शांत रस की परिभाषा दीजिए या उसका उदाहरण दीजिए, या फिर वीर रस की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए, जो अलग अलग है। अब देखिए बच्चों, अगर परिभाषा और यहाँ पर पहले मैं 2 चीजें बताती हूँ। ठीक है, एक मिनट, 2 चीजें बताते हैं। जैसे आ गए यहाँ पर करुण की परिभाषा, करुण की परिभाषा व उदाहरण। ठीक है, तो अगर किसी बच्चों को परिभाषा आती है, उदाहरण नहीं आता है, तब भी अटेंड करना है, क्योंकि परिभाषा के अलग नंबर है, उदाहरण के अलग नंबर है। अगर किसी बच्चे को परिभाषा नहीं आती है, उदाहरण आता है, तो उदाहरण लिख कर आइए, छोड़ना कुछ नहीं है बच्चों। जो भी आपको पता है इसमें क्या होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, और मुझे ऐसा लगता है कि रस आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो जो भी आता है, परिभाषा आती है तो परिभाषा लिखना है, उदाहरण आता है तो उदाहरण लिखना, दोनों आते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही किसी और रस की बात आती है तो वैसे ही करना आपको। जो भी उनकी लक्षण पूछे हैं कि लक्षण क्या होता है, परिभाषा एक प्रकार के लक्षण भी होते हैं। अगर करुण रस के लक्षण पूछ लिए कि क्या विशेषता होती है, क्या क्या पहचान होती है, तो वो पहचान लिखनी है, करुण रस में क्या होता है। स्थायी भाव पूछ लिया है तो आपको स्थायी भाव बताना है, क्योंकि मैंने आपको पूरे के पूरे 11 रस के 11 स्थायी भाव बताए थे, तो वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। अगला आता है 13 नंबर का हमारे छंद। ठीक है, छंद में आपसे मात्राएं पूछ लेंगे। चौपाई छंद की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण बताइए और मात्राओं की गणना कीजिए। तो मात्रा लगानी आपको चौपाई में, जैसे आप लोग डाउट्स ग्रुप में भेजते हैं मुझे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसितिहु लोक उजागर, और मात्रा लगा लगा के भेजते हैं, वैसे ही आपको लगानी है। लेकिन हाँ बच्चों, कई बच्चे ना फिल्मी गानों के उदाहरण भेजते, तो वो नहीं चलेंगे आपको। काव्य, क्योंकि फिल्मी गानों में ठीक है उस तरह से छंदबद्ध होगी कोई रचना, लेकिन जो हमने साहित्य में पढ़ा है, तो आप साहित्य हमारी संस्कृति को बनाए रखिए। तो आपसे अनुरोध करूंगी कि आप जो फिल्मी गानों को लेकर या ऐसे कोई चीज़ों को उठाकर और फिर आपने कोई रचना कर ली है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपकी जो रचना है वो साहित्य के अंदर से ही होनी चाहिए, आपका जो उदाहरण है वो साहित्य के अंदर से ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको छंदबद्ध रचना लिखनी है। नंबर 14 आएगा हमारा अलंकार। अलंकार में भी ऐसा है कि आपसे पूछ लिया जाएगा, भाई कोई उदाहरण दे दिया है, उदाहरण में आपसे पूछ लिया इसमें कौन सा अलंकार है, या फिर अलंकार की परिभाषा पूछ ली है और उसका एक उदाहरण दे दिया। प्रांतिमान का पूछ लिया है कि प्रांतिमान की परिभाषा या विशेषता या लक्षण। अगर लक्षण पूछा है, विशेषता पूछा है या परिभाषा पूछा है, आपको एक ही तरह का उत्तर देना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको ये नहीं पूछना विशेषता क्या हो गई भाई इसकी, या उसके लक्षण क्या थे, मैंने तो परिभाषा याद करी थी, इसके लक्षण पूछ लिए, अब मैं क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां आंसर लिख सकते हो जो आपने परिभाषा याद करी है। और उदाहरण, अगर आपको उदाहरण नहीं आता है तो आपको परिभाषा लिखनी है, और अगर परिभाषा आती है, उदाहरण परिभाषा नहीं आती, उदाहरण आता है तो उदाहरण लिखना है, क्योंकि नंबर बटे हुए हैं। ऐसे ही गद्यांश पद्यांश में भी मैं थोड़ा भूल गई हूँ आपको बताना कि गद्यांश पद्यांश में भी अगर सप्रसंग व्याख्या लिखी है तो सप्रसंग में प्रसंग नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, व्याख्या कर दीजिए। सप्रसंग के चक्कर में उस व्याख्या को मत छोड़िए। अगर सप्रसंग आता है, व्याख्या नहीं आता है, तो उतना तो करिए।
जो भी आता है, क्योंकि नंबर डिवाइड रहते हैं, प्रसंग के अलग होते हैं, व्याख्या के अलग होते हैं, उदाहरण के अलग होते हैं, विशेषता के अलग होते हैं, परिभाषा के अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो अलंकार में भी ऐसे ही आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि संध्या अलंकार का या अनुप्रास अलंकार की क्या विशेषता होती है। तो विशेषता क्या लक्षण होती है, लक्षण क्या उसकी पहचान होती है, पहचान क्या परिभाषा होती है, ठीक है। परिभाषा ही तो अर्थ होता है और अर्थ ही तो लक्षण प्रकट करेगा हमारे सामने, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगला देखिए आप क्या आएंगे यहाँ पर नंबर 15 में जो एक पॉइंट आएगा वो आएगा आपका शब्द शक्ति आएगा बच्चों, शब्द शक्ति बतानी है, ठीक है। और नंबर 16 में आएगा आपका गुण आ सकता है, शब्द गुण, शब्द गुण, ठीक है। या इसे काव्य गुण भी कहते हैं, शब्द गुण भी कहते हैं और काव्य गुण भी कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रसाद, दूसरा होता है हमारा माधुर्य और तीसरा होता है हमारा ओज गुण, ठीक है। तो ये हो गई हमारी व्याकरण। अब आते हैं हमारे अगले बिंदु की तरफ जिसका नाम है पत्र। और मैंने पत्र आपको अच्छी तरह से बता दिया है। एक पत्र आएगा, आपके 2 पत्र आएंगे, दोनों में से आपको एक करना है क्योंकि ऑप्शन में आएगा। एक आएगा आपका अनौपचारिक और दूसरा आएगा आपका औपचारिक। या तो औपचारिक आएगा या फिर अनौपचारिक आएगा, दोनों में से कोई भी कर लीजिए, आपकी मर्जी। और कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बताया, पूरा फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट भी कैसे आपको अटेंड करना है। अगला जो लास्ट पॉइंट आएगा वो आएगा आपका निबंध। कम से कम 3 से 4 बिंदु दिए होंगे, 3 से 4 टॉपिक दिए होंगे, उन टॉपिक में से एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। क्योंकि पेपर पैटर्न जो बच्चों है ना बहुत ही इजी है, लेकिन क्या आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ये है वो है, थोड़ा इंपॉर्टेंट उठा लिया हमने, तो यहाँ हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो निबंध जो भी है मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको क्या बनानी है, रूपरेखा बनानी है। और उस रूपरेखा के अनुसार यहाँ पर पहले प्रस्तावना लिखनी है, ठीक है। और प्रस्तावना के बाद आपको लिखना है विषय विस्तार लिखना है। और विषय विस्तार यहाँ पे आपको बिंदु नहीं लिखना, ये तो मैं लिख रही हूँ। विषय विस्तार में आपके 3 पॉइंट होना अनिवार्य है, पहला, दूसरा और तीसरा। पर्यावरण ले लिया है तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण, परिणाम और उपाय। परिणाम या प्रभाव एक ही बात है। और नंबर 3 यानी कि 5वां पॉइंट जो आएगा, क्योंकि पहला ये आ गया है, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा, और हमारा जो 5वां पॉइंट आएगा वो आएगा उपसंहार। तो ये 5 पॉइंट में निबंध लिखना अनिवार्य है और आपको 5 पॉइंट में तो कम से कम लिखना ही है। और अगर ज़्यादा आता है तो 6 पॉइंट आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर अटेंड करना है। पूरा पेपर मैंने यूपी बोर्ड 12th क्लास बच्चों के लिए बनाया है, बहुत अच्छी तरह से आपको करना है। और उससे पहले जो, क्योंकि हमारी जो गद्यांश और पद्यांश की बात हमने करी है, उससे पहले जो MCQ आएंगे हमारे यहाँ पर, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ये बहुविकल्पात्मक बच्चों देखिए, एक तो आपके गद्य साहित्य से आएगा, ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य से। उसके बाद दूसरा आएगा आपका यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य जो आपकी बुक में है, पद्य साहित्य, ठीक है। और एक आएगा ये जो कहानी वगैरह है जो साहित्य में आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ों से हो सकता है यहाँ पर व्याकरण के भी आ जाए कुछ प्रश्न। तो ये टोटल 20 प्रश्न ये आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पेपर बनेगा। तो पहले 20 क्वेश्चन ये आएंगे, उसके बाद आपकी एक गद्यांश आएगा, हिंदी गद्यांश आएगा, उसके बाद पद्यांश आएगा, उसके बाद आपकी कहानी आएगी, साहित्यिक परिचय आएगा, उसके बाद कहानी आएगी, कहानी के बाद खंड काव्य आएगा, उसके बाद संस्कृत भाग आ जाएगा, संस्कृत भाग में गद्यांश आ जाएगा, पद्यांश आ जाएगा, उसके बाद व्याकरण आ जाएगी और उसके बाद रचना आ जाएगी जिसमें पत्र और निबंध आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक कि हमारी आज एक छोटी सी क्लास थी। उस क्लास में मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। कई बच्चे लिख के भेज रहे मुझे कि मैम ऐसा, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब बच्चे। और आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मैं रेगुलर डाउट्स अटेंड नहीं कर पाती हूँ, कुछ परेशानी हो जाती है या कुछ छूट जाते हैं, दूसरे लेती हूँ तब तक, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन
हम पूरी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है बच्चों, और आपका भी पूरा सहयोग है। तो ऐसा नहीं है कि डाउट्स बंद कर दिए हैं या ऐसा कोई कमेंट ना करे तो अच्छा रहेगा बच्चों। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को शुभाशीष। बहुत अच्छा पेपर करिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नंबर लेकर आइए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।